कि थोड़ा सा ताख़ीर से हम पहुँचे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिंध से हमारे मेहमान आए हुए हैं और आप उनको भी सुन। उसके अंदर सबसे बड़ी कुव्वत ग्रेट ब्रिटेन थी, हम भी उनके कब्ज़े में थे, हम भी उनकी एक नौआबादियाती एक कॉलोनी थे। उसके साथ साथ आप देखें जर्मनी ने भी अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू कर दिया था, फ्रांस ने पूरा नॉर्थ अफ्रीका इंडो चाइना फतह किया हुआ था। इसी तरह पीटर द ग्रेट के पीरियड से लेकर आगे तक रशिया ने बहुत बड़ा इलाका कॉकेसस का रीजन जो है कॉन्कर किया हुआ था। तो ये सब हकीकत सरमायादारी निज़ाम की कुव्वत की बुनियाद पे इन्होंने एक नौआबादियाती एक साम्राज्य निज़ाम कुव्वतों की आपस में लड़ाई हुई, उसके नतीजे में लाखों करोड़ों लोगों को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया। इतनी बड़ी वो जंग थी कि उस वक़्त इंसानी तारीख़ ने इतनी बड़ी जंग नहीं देखी थी। ना सलीबी जंगें इतनी बुरी थी और इतनी बड़ी थी, ना कोई और जंगें इतनी बुरी थी जिस तरह से द ग्रेट वॉर जो कि बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानी गई। उसके नतीजे में लाखों लोग अफ्रीका से, यहाँ बरे सगीर से और इंडिया चाइना से और कई कई इलाकों से उस जंग में मुंसलिक रहे, उस जंग में वो लड़े और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये यूरोपीय निज़ाम क्या है क्या नहीं, और उसके नतीजे में वो रेडिकलाइज हुए, उनमें एक सियासी शऊर पैदा हुआ और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि इस निज़ाम से हमें निकलना चाहिए और ख़ास तौर पे ये कि हमारे मुल्क आज़ाद होने चाहिए। इंडिया जो है वो उसको आज़ाद होना चाहिए, वो भी एक सिविलाइजेशन है, एक ग्रेट सिविलाइजेशन है। चीन के अंदर एक बहुत बड़ी नेशनलिस्ट मूवमेंट सन यात सेन साहब ने शुरू की। इसी तरह इंडिया के अंदर एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस ने शुरू की। अफ्रीका के अंदर कई मूवमेंट शुरू हो गई, पूरी दुनिया के अंदर तहरीक। वो क्राइसिस किसी ना किसी हवाले से चलता रहा। ग्रेट डिप्रेशन के जरिए आगे हम जब बढ़ते हैं तो दोबारा से इन साम्राज्य कुव्वतों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। जर्मनी दोबारा से जिंदा हुआ और फिर उसने ये सोचा कि मैं हमलावर हूँ और उसने अपने साथ इत्तेहादी जमा कर कर तो पूरे के पूरे यूरोप को इकट्ठा कर लिया। फ्रांस को भी शिकस्त दे दी, तकरीबन ब्रिटेन को भी शिकस्त दे दी और सोवियत यूनियन पे वो जब हमला आवर हुआ तो वो अकेला हमला आवर नहीं हुआ बल्कि पूरे की पूरे यूरोप की कुव्वतें जो हैं वो दर हकीकत सोवियत यूनियन पे हमला आवर हुई और उसमें कामयाबी सोशलिस्ट ब्लॉक को हुई, उसमें शिकस्त साम्राज्य ब्लॉक को हुई। इससे दुनिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर था वो मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा तब्दील हो गया। 200 सालों से सरमायादार बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया पर, यूरोप के चंद मुल्कों के सरमायादार पूरी दुनिया पर हावी थे, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शिकस्त के नतीजे में सोशलिस्ट ब्लॉक जिस तरह से उभरा और चीन में 1949 में रेवोल्यूशन हो गया, उसके नतीजे में जो ताकत का तवाज़न था वो बिल्कुल तब्दील हो गया। और अब सोवियत यूनियन ने यह फैसला किया कि हम तीसरी दुनिया के मुल्कों की इमदाद करेंगे, मदद करेंगे कि वो भी इस साम्राज्य ब्लॉक से अपने आप को आज़ाद कर सकें। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, 49 के अंदर चीन आज़ाद हुआ। सोवियत यूनियन ने यह फैसला किया कि हम अपनी GDP की 7% हिस्सा चीन पे लगा देंगे, उनकी तरक्की पे लगा देंगे। जब अमेरिका ने यह सब कुछ देखा कि यूरोप जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका था और जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर था और लिबरलिज्म के जो सारे वादे थे वो पाश हो चुके थे, 50 मिलियन लोग उस जंग में कत्ल हो चुके थे। जापान ने भी अपनी सल्तनत बढ़ाने की कोशिश की, उसके अंदर भी उन्होंने बेतहाशा चीनी लोगों को और कोरियन लोगों को मैंचूरिया के अंदर कत्ल किया। तो वो पूरे का पूरा निज़ाम दरम भरम था और उसके खिलाफ फिर नतीजतन एक बगावत की लहर दोबारा से जिंदा थी और बढ़ती चली जा रही थी। तो अमेरिका ने यह सोचा कि सरमायादाराना निज़ाम को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्होंने यूरोप को बचाने के लिए मार्शल प्लान शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपना 10% हिस्सा GDP का लगा दिया। बहुत मैसिव लेवल की इमदाद उन्होंने यूरोपियन सरमायादाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाई। और इसी के साथ साथ उन्होंने 3 बड़े इक़दामात किए। एक, उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कायम की जो उनकी सिक्योरिटी ट्रीटी थी कि इससे हम सोवियत यूनियन को रोकेंगे। साथ उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इदारा बनाया, वर्ल्ड बैंक का इदारा बनाया, ब्रेटन वुड्स का पूरा एक निज़ाम बनाया कि फाइनेंशियली दुनिया पर हावी रहने का क्या हमारे पास तरीका होगा। लिहाजा 1950 से लेकर तकरीबन 1970 की दिहाई तक सोवियत यूनियन
और अमेरिका का बड़ा सख्त मुकाबला था। तीसरी दुनिया के अंदर एक पूरी लहर थी इनकलाबों की। गमाल नासिर ने स्विस को नेशनलाइज जब किया, मुसद्दिक ने जब एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज किया, तो उसके नतीजे में पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ी वेव थी। सीरिया में इनकलाब हुआ, 58 में इराक में इनकलाब हुआ, फिर लिबिया में इनकलाब हुआ वगैरह। तो एक पूरी इनकलाबी लहर दौड़ रही थी और अफ्रीका के अंदर भी यही मामला थे। गाना में इनकलाब, गाना के बाद माओ माओ अपराइजिंग केन्या के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके अलावा अमीलकार कब्राल की मूवमेंट, उसके साथ साथ नेल्सन मंडेला की मूवमेंट, जानू पीएफ जो कि जिम्बाब्वे में लड़ रहे थे, अंगोला के अंदर पोर्चुगीज इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो MPLA अगुस्टिनो नीटो फ्रेलिमो की लड़ाई, मोजाम्बिक के अंदर समोरा मशेल वगैरह, ये बड़े ग्रेट इनकलाबी लीडर थे। इनकी तारीख तो हमें कोई सिखाता नहीं, पढ़ाता नहीं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ साम्राज्य अपनी तारीख पढ़ाना चाहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने ये कहा और वो कहा। नॉट कि मुझे विलियम शेक्सपियर को बुरा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मगर दूसरे लोगों को भी पढ़ने की ज़रूरत है कि अफ्रीका में क्या हो रहा था, लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा था। फिडेल कैस्ट्रो, चे गवारा ने क्यूबा में इनकलाब किया, एक लहर पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर उस क्यूबन रेवोल्यूशन के नतीजे में फैल गई कि हम भी इनकलाब करना चाहते हैं। और अमेरिका ने हर जगह पे बशमूल पाकिस्तान फौजी अहमियतों को सपोर्ट करना शुरू किया। लिबरलिज्म सारा खत्म हो गया, डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ये वो सब कुछ खत्म। उन्होंने कहा नहीं, अयूब खान को लेके आओ, जनरल समोसा को लेकर का कम्युनिस्टों का कत्लेआम किया जो PKI से ताल्लुक रखते थे, सुहार्तो को सपोर्ट किया, सुकारनो की गवर्नमेंट को गिराया वगैरह वगैरह। बड़ी लंबी तारीख है। वहाँ पे कोरिया के अंदर उन्होंने जंग बोल दी। जनरल मकार्थर ने यह कहा कि मैं तो न्यूक्लियर बम मार दूंगा, ना सिर्फ नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, मैं चीन के अंदर न्यूक्लियर बम गिरा दूंगा। ट्रूमन ने कहा कि यार इन्हों तो साइड से करो, तो पागल है, मरवा देना, सानू भी मरवा देना। उसको इसीलिए हटाया गया। इसी तरह वियतनाम के अंदर भी यही सारा सिलसिला चल रहा था। वियतनाम के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हुई उनकी नेशनल इंडिपेंडेंस की। तो बहरहाल इस पूरे सिनारियों में जिस तरह अमेरिका के ब्लॉक ने ये कोशिश की कि यूरोप को हमने दोबारा जिंदा करना है, तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क कम से कम दिया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न, मदद करेंगे कि इनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो। पाकिस्तान में उसका नाम पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो अयूब खान के दौर में हुआ। ये सारा फॉरेन फंडेड था और उन्हीं की टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पर आई तो कुछ तरक्की वगैरह हुई। क्रेडिट सारी फौज ले जाती है, पीछे आपको पता है अच्छी तरह हाथ तो अमेरिका बादशाह का था। ये सिलसिला तकरीबन 1970 तक चलता रहा, जब तक कि ओपेक का मसला नहीं बना। जब ओपेक का मसला बना, यानी कि 73 की जंग हुई, अरब इजरायली वॉर, जो चौथी अरब इजरायली वॉर है, तो जो तेल जो है खींच लूंगा सऊदी अरेबिया का, और ऑयल कंट्रीज ने भी जो तेल खींचा, तो 70 के बाद एक मैसिव लेवल का सरमाया जो पहले यूरोप में जाया करता था वो मिडिल ईस्ट में आया, मगर मिडिल ईस्ट में बादशाहतों के पास आया। कतर की बादशाहत हो या सऊदी अरेबिया की बादशाहत हो, कुवैत की मोनार्की हो या कोई और मोनार्की हो, यहाँ पे मोनार्कीज तगड़ी हुई और उन्होंने पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट किया और मजीद मजबूत करना शुरू किया। तो ये अमीर तो बहुत हुए, मगर उनका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था वो बहुत ही रिएक्शनरी था, बहुत ही दाएं बाजू की तरफ हमें पाकिस्तान को भी घसीटते चले गए, अफगानिस्तान को भी घसीटते चले गए। अफगानिस्तान के अंदर जो आज हाल है वो इसी सारी गेम का नतीजा है। मगर जब अमेरिका को ये महसूस हुआ कि अब हमें सोवियत यूनियन से खतरा नहीं, तो ये सारे का सारा जो डेवलपमेंटलिज्म का मॉडल था, और ख़ास तौर पे सेकंड ओपेक क्राइसिस के बाद उन्होंने कहा इसको ख़त्म करो और नया मॉडल लेके आओ। और वो नया मॉडल था नियो लिबरलिज्म का मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अब आपको कोई एड नहीं मिलनी, कोई इमदाद नहीं मिलनी, आपने बड़े खर्चे कर लिए, बड़ी मौजें कर ली हैं, अब बेचो अपनी चीज़ें। अब कुछ नहीं, हमसे ठुट्ठू भी नहीं मिलने लगा, जो हम कर्जा देंगे वो कर्जा भी हमें शर्त पे देंगे कि तुम लोग जो है अपनी पूरी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करो और खोलो अपनी इकोनॉमीज को, कि हम वहाँ पे सरमायाकारी कर सकें, हम वहाँ पे खरीदो फरोख्त कर सकें, फ्री ट्रेड हो वगैरह वगैरह। और रिजल्ट और नतीजा इसका ये हुआ, अगरचे पाकिस्तान में हमें 1990 में जाके पता चला, क्योंकि हम तो जिहाद में थे, तो जिहाद में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास आ रहे थे, तो हमें 70 की दिहाई में नहीं महसूस हुआ, हमें 80 की दिहाई में नहीं महसूस हुआ, हमें महसूस हुआ 90 की दिहाई में। बाकी पूरी दुनिया के अंदर 80 की दिहाई में ये प्रोसेस शुरू हो चुका था पूरे लैटिन अमेरिका में। 90 की दिहाई में हमने क्या देखा, नियो लिबरलिज्म आया हमारे यहाँ। उन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक यही सिलसिला चल रहा है, और उस वक्त से लेकर अब तक मां सवाए उस पीरियड के कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने है कि साम्राज्य ही अब हमें कोई एज सच स्पेस नहीं दे रहा
कि जिसके अंदर हमारी अपनी इकोनॉमीज, नेशनल इकोनॉमीज ग्रो कर सके। असल मसला ये, कोई स्पेस ही नहीं वो दे रहे कि जिसके अंदर पाकिस्तान ग्रो और डेवलप कर सके। आप गालियां निकालते हैं यहाँ पे जिसको मर्जी, तू नहीं ठीक, तू करप्ट, तू ऐसे, तू वैसे। हकीकत जो है वो ये है कि पूरी माशी पॉलिसी तो इनमें से कोई भी नहीं बनाता, फौज भी नहीं बनाती। जो सबसे ज्यादा ताकतवर इदारा है पाकिस्तान का, वो भी माशी पॉलिसी। जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज आती हैं, जैसे ही उनका इनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी आती है, तो यहाँ पे बेरोजगारी फैलती है, यहाँ पे महंगाई फैलती है, यहाँ पे स्टैग्नेशन फैलती है। ये नहीं कि कोई ग्रोथ होती है, निजकारी होती है तो हमें नजर आता है कि उसके अंदर बेतहाशा करप्शन, और वो इदारे जो जिनकी निजकारी होती, क्या वो बड़े फल फूल जाते हैं? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट औने पौने दाम उनको रियल एस्टेट के नाम पर फरोख्त कर दिया जाता है, उन पे कॉलोनीज बना दी जाती हैं। एज प्रोडक्टिव यूनिट्स वो कोलैप्स हो जाते हैं, ये हकीकत है। एज प्रोडक्टिव यूनिट्स वो कोलैप्स हो जाते हैं और रियल एस्टेट कॉलोनीज बन जाती हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या जो स्पेस हमें अब मुयस्सर है साम्राज्य अज़ाइम के अंदर देखते हुए, क्योंकि सोवियत यूनियन तो टूट गया, सोशलिस्ट ब्लॉक उस तरह से मौजूद नहीं, उन पे जो प्रेशर हुआ करता था वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा अब हमें डर नहीं है, अब हमें खौफ नहीं है, अब इनमें नेशनलिज्म नहीं बचा, अब ये नेशनल लिबरेशन की कोशिश भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे मेहनत कशों और मजदूरों की तहरीक खत्म हो गई, अब यहाँ पे तुलबा की तहरीक खत्म हो गई, अब यहाँ पे कौमी आज़ादी की तहरीक खत्म हो गई। तुम दो इन लोगों को, अपना बूट जो है इनकी गर्दन पे डाल दो, वैसे मुस्कुराते रहो को ये तुम्हारे अपने अच्छे मुफाद के लिए। ना आपकी रेलवे चलेगी, ना आपकी एयरलाइंस चलेंगी, ना आपके तालीमी इदारे चलेंगे, सब चीज़ें निजकारी कर लो, इसमें से मुनाफा कमाओ, मुनाफा कमाओ, मुनाफा कमाओ। अब ये मुनाफे का कमबख्त निज़ाम जो है, आप तो सोचेंगे भाई हर बंदा इसमें से बेनिफिट करता है, इसमें से वही बेनिफिट करता है जिसके पास सरमाया होता है। और आप जो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कोई भी सेठ नहीं और कोई भी मालिक नहीं है। सो स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद दोस पीपल। उन लोगों के साथ क्यों आपकी हमदर्दी है जिस तबके से आपका ताल्लुक वास्ता ही ना है, नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त आपके जहन में ये बात डालते रहते हैं कि इलॉन मस्क बड़ा जबरदस्त आदमी है, लो जी, बिल गेट्स बड़ा जबरदस्त आदमी है, लो जी, स्टीव जॉब्स बन के दिखाओ तो कोई बात बने। इनमें से एक भी बंदे ने कोई चीज इजाद नहीं की। ये बिजनेसमैन है, कुछ भी इजाद नहीं किया। ना स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर बनाया है, ना मिस्टर इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाई है, और ना ही आपके माइक्रोसॉफ्ट के बंदे ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। ये खरीदो फरोख्त करके उन चीज़ों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके उसको बेचते हैं, इसमें वो कामयाब है। हकीकत है, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो बात यही है कि हमने अब लड़नी है एक कौमी आज़ादी की लड़ाई। ये है हमारा आज का तारीख का टास्क। कौमी आज़ादी इस सेंस में नहीं कि हम एक आज़ाद मुल्क बनना चाहते हैं सियासी एतबार से, वो तो जाहिर बात है कि यूनाइटेड नेशंस में हमारी पहचान है कि जी ये एक मुल्क है, हमारा अपना झंडा है वगैरह वगैरह। मगर कौमी आज़ादी की लड़ाई आज बुनियादी तौर पर लड़ाई होगी तो मुआशी आज़ादी की लड़ाई होगी, क्योंकि मुआशी आज़ादी के बगैर सियासी आज़ादी नहीं है। ये हकीकत है, चाहे आप फेमिनिस्ट हो या आप मजदूर हो, कि जिस बंदे को मुआशी तौर पर मैं पकड़ लूँगा वो कभी भी आंखें उठा के मेरी तरफ नहीं देख सकेगा, वो सियासी एतबार से भी मेरे मातहत हो जाएगा। तो इस मुआशी गुलामी से अपने आप को निकालना आज के बाएं बाजू का बुनियादी फर्ज है। और ये काम सिर्फ एक दो लोगों का नहीं, सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए मजमे का नहीं, इसमें ज़रूरी ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ मजमा पाकिस्तान की अक्सरियत को अपने साथ इकट्ठा करे और ये कहे कि बस करो शिया सुन्नी फसादात के अंदर एक दूसरे को कत्ल करना, बस करो एक दूसरे के ऊपर लसानी और एथनिक लड़ाइयाँ कर करके एक दूसरे का कत्ल करना, बस करो दूसरी और लड़ाइयाँ जिसका कोई फायदा नहीं, कोई उसमें से कुछ नहीं निकलना। जिसकी चीज के लिए इकट्ठे होना है उस चीज का शऊर अपने अंदर पैदा करो, और वो चीज है कि अपने मुल्क को आपने मुआशी तौर पे आजाद करना है। उसी के नतीजे में फिर अगली 21वीं सदी के अंदर हम कुछ तरक्की हासिल कर सकेंगे, हम अपने बच्चों को कुछ दे सकेंगे, कुछ तालीम यहाँ पे फैलेगी, कुछ सेहत की सहूलियात यहाँ पे फैलेंगी, कुछ रोजगार फैलेगा, कुछ गुर्बत खत्म होगी, कुछ बेरोजगारी खत्म होगी। यही आज का मिशन है। अगर आप इस मिशन के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ एक दफा नारा लगाएं। मैं बोलूंगा दुनिया भर के मेहनत कशों, आप बोलेंगे एक हो जाओ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये काम दुनिया भर के मेहनत कशों के इत्तेहाद से ही मुमकिन है। तो बोलेंगे मेरे साथ, नारा लगाएंगे?
दुनिया भर के मेहनत कशो। इतने तालिब इल्म बैठे हैं और आवाज ऐसे आई है जैसे 4 बैठे हैं। जोर से नारा लगना चाहिए, दुनिया भर के मेहनत कशो, दुनिया भर के मेहनत कशो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।